हेलो ढंगवा लवर्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर की और जिग्वी के बीच चेन को लेकर बहस छिड़ गई थी। और अब आगे जिग्वी अब एक गली से गुजर रही थी, तभी वो मास्टर को देखती है। मास्टर जिग्वी को देखकर उससे कहते हैं, जिग्वी, यहाँ पिंजरे से भागने के बाद अहंकारी मत बनो। मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, बस यहाँ से जाने के मौके पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तभी जिग्वी कहती है, आप प्रैक्टिशनर जो कि मोरालिटी के बारे में इतनी बात करते हैं, इतने हास्पद कैसे हो सकते हैं? मैं 3000 सालों से ज्यादा साल तक फंसी हुई थी। उपजाऊ मिट्टी बंजर भूमि में बदल गई, रियल ड्रैगन इविल बीस्ट में बदल गया, और अब वह दुष्ट जानवरों से लोगों के प्रति दयालु होने के लिए कह रहा है। क्या मजाक है? आप तब कहाँ थे जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? मास्टर क्वी, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद की रक्षा तक नहीं कर सकते, तो मेरी भला रक्षा कैसे करेंगे? अब इतना कहते हुए जिग्वी मास्टर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और अपनी पावर्स का यूज कर मास्टर को अपनी इमोर्टल दुनिया में ले आती है। अब ये देखकर मास्टर जिग्वी से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर अंतहीन नफरत है और मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करता जो मुझसे अलग हैं, लेकिन दया के ऐसे जबरदस्त कार्य कभी भी 3 धर्मों की सच्ची शिक्षा नहीं थी। अब ये सुनकर जिग्वी जोर जोर से हंसने लगती है और मास्टर से कहती है, 10 सालों का बौद्धि मंत्र और 60 सालों का मोरल तालिस्मान 3000 वर्षों तक मुझे शांति नहीं दे पाए। मैं तड़पती रही और मैं अब आपसे कोई भी ज्ञान नहीं लेना चाहती। इस पर मास्टर जिग्वी को समझाते हुए कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन कम से कम तुम काइंडनेस का बदला चुकाना तो जानो। और तभी हम रियल ड्रैगन को देखते हैं और मास्टर बताते हैं, वो गर्मजोशी जो जरूरत के समय मदद प्रदान करती है, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों ना लगे, उसे भूलना नहीं चाहिए। और जब तुम सबसे कमजोर हो तो अपना सर नीचे कर लेना चाहिए और सक्रिय रूप से दूसरों के साथ कांटेक्ट करने की पहल करें। हमें यहाँ पर पता चलता है इस शहर का एंशिएंट ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि जिग्वी है। अब यहाँ पर हम जिग्वी का बचपन देखते हैं, जो कि खून से लथपथ थी और वो काफी ज्यादा घायल थी। तब मास्टर उसे आगे बताते हैं, वो चेन पिंगन था जिसने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उसकी बची हुई पावर्स भी सोख ली। तुमने कभी भी काइंडनेस की परवाह नहीं की और हमेशा अपने बारे में ही सोची। अब ये सुनकर जिग्वी मास्टर से कहती है, जब भूख लगती है तो खाने के लिए कुछ ढूंढना ही पड़ता है और ये स्वाभाविक है, सब यही करते हैं। चेन पिंगन के पास कोई मौका नहीं था, इससे वो जल्दी मर जाता और उसका जल्दी से पुनर्जन्म हो जाता, और ये उसके लिए भी तो काफी अच्छी बात थी। अब इस पर मास्टर गुस्सा करते हुए जिग्वी से कहते हैं, चुप रहो। और तभी वो अपनी पावर्स को जिग्वी के ऊपर रिलीज करने लगते हैं, जिससे जिग्वी को काफी दर्द हो रहा था। अब मास्टर उससे आगे कहते हैं, हर किसी का अपना अपना भाग्य होता है और तुम उसे केवल एक शब्द में कैसे बता सकती हो? ये आशा की किरण है जो कि संतों के लिए एक आशीर्वाद है। वो संत ही थे जिन्होंने तुमको आशीर्वाद दिया था, और इसलिए ऐसा मत कहो कि मैंने 3000 साल तक तुम पर अत्याचार किया। इस पर जिग्वी मास्टर से कहती है, तोहफा? आप इसे तोहफा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं। और तभी जिग्वी अपनी गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट का यूज कर मास्टर पर अटैक करती है, जिसको कि मास्टर अपनी पावर्स की मदद से रोक लेते हैं। अब इससे जिग्वी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। मास्टर आगे जिग्वी से कहते हैं, क्या तुम चेन पिंगन की काइंडनेस का बदला नहीं चुकाओगी? हमें कम से कम उसकी मौत होते हुए तो नहीं देखना चाहिए। अब इस पर जिग्वी हंसते हुए मास्टर से कहती है, उस चेन का सस्ता जीवन कब मूल्यवान हो गया? तुम लाभ के लिए एक दूसरे को मार देते हो और तुमने अपने फायदे के लिए 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को मार दिया है। और तभी जिग्वी अपनी ड्रैगन स्पिरिट का यूज कर मास्टर पर हमला करने जाती है। वो मास्टर पर काफी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसका कोई भी अटैक मास्टर को टच तक भी नहीं कर पा रहा था। तभी मास्टर उस पर कुछ मंत्रों का उपयोग कर उसे हरा देते हैं और वो जिग्वी से कहते हैं, तुम्हें स्वर्ग और धरती की इज्जत करनी चाहिए। मैंने तुम्हें एथिक्स सिखाए थे ताकि तुम दूसरे लोगों की तरह भी जी सको, लेकिन अगर तुमने नियम तोड़े तो फिर सजा के लिए तैयार रहना। बेशक आसमान बड़ा है और धरती भी बड़ी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम मुझसे बचकर भाग सको। तब जिग्वी उठती है और अपने किए पर मास्टर क्वी से माफी मांगती है
और दोबारा ऐसा ना करने के लिए कहती है। और वो आगे कहती है, हालांकि मैं चैन पिंगन की आभारी नहीं हूँ, लेकिन क्या आप इतने सालों से बस खड़े होकर उसे देखते नहीं रहे और आपको केवल मास्टर झाओ याओ और मेरे युवा मास्टर ही क्यों पसंद हैं? चैन पिंगन जो गरीबी में पैदा हुआ और साधारण है, एक गरीब परिवार में जन्मे चैन पिंगन का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो आपको इतना पसंद क्यों है? तब मास्टर कहते हैं, एक सज्जन आदमी हमेशा खुद को बेहतर बनाना चाहता है। और इतना कहकर मास्टर वहां से चले जाते हैं। अब सीन यहाँ से नदी के पास शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो घोड़े पर सवार लड़की किनारे पर बैठकर मिठाई खा रही थी। तभी वहाँ पर चैन आता है, जो कि उन स्टोन्स को लेकर आया था। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो स्टोन उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। स्टोन की आहट की वजह से वो लड़की चैन की तरफ देखती है और गुस्से से अपनी मिठाई को तुरंत छुपा लेती है। उसे लग रहा था कि चैन उसकी मिठाई उससे छीनने वाला है। अब उसको देखकर चैन उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं इस रिवर के पास कुछ स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। अब चैन नदी में उतरकर मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देता है और उसे ऐसा करते देख वो लड़की भी देख रही थी। तभी वो लड़की देखती है कि चैन के अंदर से किसी तरह का मैजिकल ऑरा निकल रहा है और तभी वो चैन की टोकरी के पास आकर मछलियों को देखकर कहती है, ये कितनी ज्यादा अमेजिंग है। चैन उसको देखकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये मछली चाहिए? जिस पर वो लड़की हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद चैन उसे 3 मछलियां दे देता है और लड़की इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। चैन उसे बताता है कि वो इन मछलियों से अपने एक दोस्त के लिए सूप बनाना चाहता था, तो इसके लिए उसे इसके बदले कुछ पैसे चाहिए। जिस पर वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें इन फिश के बदले अपने पास मौजूद मिठाइयों को दे सकती हूँ। जिस पर चैन कहता है कि मुझे वो मिठाइयाँ नहीं चाहिए, भले ही ये मिठाइयाँ काफी टेस्टी हों, लेकिन ये उतनी टेस्टी नहीं है जितने कि फिश के सूप होते हैं। और इतना कहकर वो फिर से मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। वो लड़कियां उस फिश को पाकर काफी ज्यादा खुश थी। अब जब चैन तालाब में मछलियां पकड़ रहा था, तभी वहां पर मास्टर आते हैं, जो कि चैन को मछली पकड़ता हुआ देख रहे थे। तभी वहां पर किसी तरह की पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से वहां पर एक लेडी का ऑरा बन जाता है। मास्टर उस लेडी के ऑरा से कहते हैं, तुम्हें ये लड़का कैसा लगा? ये वही लड़का है। अब सीन यहाँ से चैन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि रंगीन पत्थरों को इकट्ठा कर रहा था। तभी उसका दोस्त लियू वहां आ जाता है। वो चैन पिंग को लात मारने जाता है, लेकिन खुद ही नदी में गिर जाता है। इस पर लियू चैन से कहता है कि मास्टर रुआन ने उसके लिए एक शर्त रखी है कि उन्हें इस ब्रिज को पार नहीं करना है। अगर वह ब्रिज के उस पार गया तो मास्टर रुआन उसकी टांगे तोड़ देंगे। तभी अचानक लियू चैन को लेकर झाड़ियों में छिप जाता है, क्योंकि ब्रिज के पास सोंग जिक्शिन और उसके अंकल आ चुके थे। लियू हंसते हुए कहता है कि सोंग जिक्शिन देखो कैसे अपने अंकल को इज्जत दे रहा है। लियू यहाँ पर सोंग जिक्शिन का मजाक उड़ाता है। इस पर चैन उसे ऐसा करने से मना करता है। इससे पहले कि सोंग जिक्शिन और उसके अंकल लियू और चैन को देख पाते, वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सोंग जैंग सोंग जिक्शिन को बताते हैं कि इस टाउन में 3000 सालों से कोई बड़ी बाढ़ नहीं आई है। इस ब्रिज के नीचे एक एशियन तलवार टंगी है, जो कि रिवर में बाढ़ आने पर भी उसकी टिप को टच नहीं कर पाती। यह तलवार सबसे ज्यादा अनोखी है और महान सेंट्स ने इसका उपयोग करके ड्रैगन एनर्जी को अंदर सप्रेस कर रखा है। सोंग जिक्शिन पूछता है, क्या वो आखिरी ड्रैगन सच में मारा गया था? तब लॉर्ड जैंग उसे बताते हैं कि 3000 साल पहले ड्रैगन सेलियंग बैटल में कई कल्टीवेटर्स मारे गए थे, लेकिन ड्रैगन को एक महान इमोर्टल ने मारा था। सोंग जिक्शिन आगे पूछता है, क्या ड्रैगन बहुत पावरफुल था और क्या उसे मारना मुश्किल था? तो लॉर्ड जैंग बताते हैं कि ड्रैगन की आत्मा अभी भी इस दुनिया में है और वो किसी इंसानी रूप में है। सोंग जिक्शिन कहता है कि ड्रैगन की हड्डियों से ही ड्रैगन पल्स क्रिएट होते हैं और वे हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। और उसने जिग्वी के पास ऐसे ही ड्रैगन पल्स को देखा है, जिससे पता चलता है कि जिग्वी एक ड्रैगन है। लॉर्ड जैंग आगे कहते हैं कि ये एक राज है और उसे ये किसी को भी नहीं बताना चाहिए। वे आगे बताते हैं कि वे डाली डायनेस्टी के प्रिंस हैं और इस शहर के सभी रिसोर्सेस पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस पर सोंग जिक्शिन उन्हें चेतावनी देता है और कहता है कि उसे इंपीरियल मास्टर शीहू से बचकर रहना चाहिए। तभी हम एक स्मोक को देखते हैं, जो कि एक पैलेस में जाती है, जिसके अंदर से एक बंदा बाहर आकर इंपीरियल मास्टर शीहू को रिपोर्ट करता है
कि लॉर्ड जन सॉन्ग जिक्सन से मिलने जा चुके हैं और उन्होंने 3 टीचिंग वालों से भी डील कर ली है और वे उस छोटे शहर से जल्द ही स्प्रेसिंग ऑब्जेक्ट हासिल करेंगे। अब सीन बदलता है और मास्टर फेंग रुआन और उनकी बेटी शुई की बातचीत से पता चलता है कि मास्टर रुआन चेनपिंग को एक अच्छा लड़का मानते हैं, लेकिन उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चेनपिंग में आवश्यक गुण नहीं है। दूसरी ओर शुई को चेनपिंग की चिंता है और वह अपने पिता के साथ बहस करती है। वो कहती है कि अगर मास्टर रुआन उसे शिष्य नहीं बनाना चाहते हैं तो उन्हें उसकी मछलियां भी नहीं खानी चाहिए। इस पर मास्टर रुआन नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर शुई को समझाते हैं कि उसका चेनपिंग से दूर ही रहना सही होगा। चेनपिंग घर वापस लौटता है। निंग याओ उसे बॉक्सिंग तकनीक सीखने की सलाह देती है, लेकिन चेनपिंग मना कर देता है क्योंकि वह तकनीक किसी और की होती है। इस पर निंग याओ नाराज होकर मैनुअल वापस कर देती है और चेनपिंग को घर से बाहर निकाल देती है। तभी छोटे शहर पर निगरानी कर रहा व्यक्ति देखता है कि एक बूढ़ा मॉन्क उस कुएं के पास जा रहा है जहां पर 3 लोग स्प्रेसिंग ऑब्जेक्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जिग्वी मास्टर सॉन्ग जिक्सन की सेवा में व्यस्त थी और तभी वो आसमान में दरारें देखती है। सेंट जिशॉन के गार्ड ने व्हाइट टाइगर को समन किया ताकि इन तीनों पर नजर रखी जा सके। मॉन्क अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर एशियंट कुएं से लेन टावर निकाल लेता है जो कि इस छोटे शहर की ड्रैगन एनर्जी को सप्रेस रखता था। इस दौरान शॉकिंग अपने साथी गांव से 3 टीचिंग सेट की योजना पर चर्चा कर रही थी। 3 टीचिंग सेट ने डाली डायनेस्टी से परमिशन ली थी, लेकिन सेंट जिशान को जानकारी दिए बिना कार्रवाई करना उचित नहीं मानते। शॉकिंग की पावर्स एक्टिवेट होते ही एक गोल्डन शीट जैसी चीज बनती है और वंशी नाम का व्यक्ति स्प्रेसिंग ऑब्जेक्ट हासिल करता है। इस पर जिग्वी का गुस्सा आता है और वह एंसेस्टर्स पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसकी एनर्जी का उपयोग करके कई अवसरों का लाभ उठाया है और बदले में उसे कैद करके रखा। वो आगे कहती है कि अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है और उसे उसकी कीमत चाहिए। अब जिग्वी ने एंसेस्टर पेड़ से लोकस लीफ की मांग की ताकि वह अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके, लेकिन पेड़ ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इससे जिग्वी काफी ज्यादा नाराज हो गई और उसने धमकी दी कि अगर उसे लोकस लीफ नहीं दिए गए तो वो उनकी फैमिली का नामो निशान मिटा देगी। उसने सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर को धमकाया कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो डाली डायनेस्टी को तबाह कर देगी। इधर हम देखते हैं उसकी ये सब बातें मास्टर भी सुन रहे थे और वो जिग्वी को ऐसा करते देख काफी निराश होते हैं। जिग्वी आगे कहती है कि अगर वो वहाँ नहीं होती तो ये छोटा शहर कब का तबाह हो चुका होता और इसलिए उसे बदले में लोकस लीफ चाहिए। तभी कुछ एंसेस्टर ने उसकी बात मानकर लोकस लीफ डाल दिए, लेकिन कुछ ने अभी भी मना किया। तब जिग्वी ने धमकी दी कि अगर उन्हें लोकस लीफ नहीं मिले तो ये छोटा शहर बर्बाद हो जाएगा और सेंट क्वी भी इसे बचा नहीं पाएंगे। सेंट क्वी की आवाज सुनकर जिग्वी समझ गई कि वह उनकी आवाज थी और उसने देखा कि एंसेस्टर ने उसका बैग पत्तों से भर दिया है। यह देखकर जिग्वी काफी खुश हो गई क्योंकि इन लोकस लीफ में ढेर सारी पावर है, जिन्हें खाने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगी। तभी सीन चेंज होता है और हम चेनपिंग को दरवाजे के बाहर खड़ा देखते हैं। वो दरवाजे को नॉक करने जा रहा था कि तभी निंग याओ ने दरवाजा खोल दिया और उससे कहा कि उसे सोच समझकर अपना मुंह खोलना चाहिए क्योंकि उसके पास माफी मांगने का बस एक ही मौका है। चेनपिंग ने निंग याओ से मैनुअल प्रैक्टिस करने में मदद मांगी। इस पर निंग याओ तुरंत ही राजी हो गई, लेकिन उसने चेनपिंग को चेतावनी दी कि वह उसके जैसे 100 को एक ही हाथ से निपटा सकती है। निंग याओ ने चेनपिंग को माउंटेन शेकिंग मैनुअल के बारे में बताया और कहा कि अगर उसने इसे अच्छे से प्रैक्टिस किया तो वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो पहाड़ तक को हिला सकता है और इसके साथ ही पानी में लंबे समय तक अपनी सांस भी रोक सकता है। निंग याओ ने चेनपिंग को प्रैक्टिस के दौरान एक इल्यूजन दुनिया में ले गई और उसे मार्शल आर्ट्स के 9 लेवल्स के बारे में बताया। उसने बताया कि पहला स्टेज बॉडी ट्रेनिंग है, दूसरा ची ट्रेनिंग है और आखिरी स्पिरिट ट्रेनिंग है। हर स्टेज में 3 लेवल्स होते हैं। चेनपिंग ने ध्यान से निंग याओ की सारी बातें सुनी और उसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो गया।
निंग याओ ने उसे बॉडी ट्रेनिंग के 3 लेवल्स की जानकारी दी। फर्स्ट लेवल का नाम है मड एम्ब्रियो रेलम, जिसे प्रैक्टिस करने से शरीर में पहाड़ जैसी ताकत आ जाएगी। सेकंड लेवल का नाम है वुड एम्ब्रियो रेलम, जिसे प्रैक्टिस करने से कल्टीवेटर का मोटर ब्रिज स्ट्रॉन्ग होगा और हड्डियां भी काफी मजबूत बनेंगी। चेन पिंग बड़ी ही गंभीरता से निंग याओ की सारी बातें सुन रहा था। निंग याओ ने बताया कि मार्शल आर्ट्स के 3rd लेवल का नाम मर्क्यूरी रेलम है, जिसमें तुम्हारा खून मर्क्यूरी जैसा गाढ़ा और हल्का बन जाएगा और इसके बाद ब्लड और ची पावर्स एक हो जाएंगे। 4था लेवल है हीरोइक सोल रेलम, जिसमें स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 5वां लेवल है माइटी सोल रेलम। 6ठा लेवल है मार्शल क्रेज रेलम। अब निंग याओ उसे 7वें लेवल के बारे में बताती है, जिसका नाम है गोल्डन बॉडी रेलम, जहां पर वो तेजी से चट्टानों को तबाह कर सकता है। और 8वां लेवल था ट्रांसजेंडर लेवल और सबसे आखिरी लेवल है माउंटेन पिक रेलम। इस लेवल पर पहुंचने के बाद चेन एक पंच में ही नदी को 2 भागों में बांट सकेगा। इस सारे लेवल्स को समझाने के बाद निंग याओ उसे वापस से असल दुनिया में ले आती है। दूसरी तरफ सेंट क्वी एक सील पर कुछ कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है और बताता है कि 3 टीचिंग सेट के लोग उनके शहर में आए थे और उन्होंने लैंड टावर वॉन शन और स्मॉल सार्क टूम को हासिल कर लिया है। मास्टर क्वी इस पर कोई भी जवाब नहीं देते हैं, जिससे वो व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है। वो उनसे पूछता है, क्या आप उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? इस पर मास्टर क्यू कहते हैं कि उन्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। फिलहाल चेन पिंग बिना कल्टीवेशन के तो वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। मुझे पहले चेन पिंग के दिमाग को स्थिर करना होगा और तभी वह कोई जिम्मेदारी उठा पाएगा। अब मास्टर क्वी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेन पिंग को देखते हैं, जो कि निंग याओ के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। इसे देखकर निंग याओ काफी गुस्सा जाती है और कहती है कि उसके प्रैक्टिस का तरीका बहुत बेकार है और इस तरीके के साथ वह पहले लेवल तक को भी अचीव नहीं कर पाएगा। तब चेन पिंग निंग याओ से कहता है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि मास्टर क्वी ने बताया था कि अगर किसी किताब का कोई पैराग्राफ समझ नहीं आता तो उसे बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर समझ में आएगा। और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी ठीक ऐसी ही होती है कि अगर मैं 500 बार में भी एक पंच को नहीं सीख सकता तो मैं इसकी प्रैक्टिस लाखों बार करूंगा और फिर देखना वो मुझे पंच एक ना एक दिन आ ही जाएगा। चेन पिंग की ये बातें सुनकर मास्टर की काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार चेन पिंग ने अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत कर ही दी। अब यहाँ से हमें शहर की नदी का सीन दिखाया जाता है, जिसका पानी अपने आप गायब हो रहा था और उस एशियंट वेल का भी यही हाल था, उसका भी सारा पानी सूख गया था। इधर मास्टर क्वी ने रात भर जग कर चेन पिंग के लिए एक जेट सेल क्रिएट किया और कहा कि हजारों सालों के अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी की एक किरण ही काफी है और मास्टर क्वी के लिए वो रोशनी चेन पिंग ही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।